Hello, myself Dr. Chandan Sarkar. This is second lecture on the chapter of chemistry of element of first transition series. This chapter is included in UG semester 3rd chemistry honors paper number CC5. Today I will study the electronic configuration of first transition series. In last lecture, I already told about the common properties of the transition elements. Then in this lecture we particularly tell about the first transition series means first transition elements. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम लोग को कहाँ से पता है स्कैंडियम टू जिंक ठीक है एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30 तो ये जो ट्रांजिशन सीरीज ए फोर्थ इसका पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s टू द पावर 1 to 2 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें देन 3d 1 to 10 ग्रुप ए 3 to 12 ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल में और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कितने हैं 10 है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस हम लोग को क्या पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हैं तो उसमें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है क्यों क्योंकि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते जाता है इस कारण से वो रेडियस लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज होता है तो सेम इसमें भी क्या है एटॉमिक रेडियस फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइन बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द सेम पीरियड क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ये तो पता ही है एकदम लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एस ब्लॉक है एकदम राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक है एंड मिड पोजीशन में ट्रांजिशन एलिमेंट आता है तो इसका रेडियस भी मिड पोजीशन में रहता है then a value of atomic radii initially decreased from scandium to vanadium या जैसे ट्रेंड है उस हिसाब से स्कैंडियम टू टाइटेनियम वेनेडियम डिक्रीजिंग ट्रेंड है देन फिर क्रोमियम मैंगनीज आयरन कांस्टेंट है ऑलमोस्ट कॉपर तक 1.17 कांस्टेंट है देन सडनली जिंक में रेडियस बढ़ गया ठीक है इसका क्या मेन कारण होता है जैसे फर्स्ट ये तीन सीरीज जो डिक्रीज हो रहा है ये तो कॉमन न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है इस कारण से क्या हो रहा है उसका साइज डिक्रीज हो रहा है ठीक है नेक्स्ट उसके बाद क्या आ जाता है इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है एंड इवन उसमें क्या हो रहा है डी इलेक्ट्रॉन में 3D सबसेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो डिक्रीज हो रहा है उसके साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या ऑपोजिट उसका रोल प्ले करता है वो क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सील्ड करता है जब डी ऑर्बिटल में बहुत सारा जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएगा वो क्या करेगा 4s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको सील करेगा न्यूक्लियस से तो क्या उसका जो अट्रैक्शन पावर है न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा कम हो जाता है तो इस कारण से क्या उसमें ठीक है तो उस कारण से क्या वो डिक्रीज फर्दर डिक्रीज नहीं हो रहा है उस हिसाब से डिक्रीज हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रहा है मतलब उसके साथ क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ वहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी प्ले कर रहा है इस कारण से उसका उतना डिक्रीज नहीं हो पा रहा ठीक देन फिर सडनली जिंक में इंक्रीज हो जा रहा है बहुत ज़्यादा क्यों इंक्रीज हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर है तो यहाँ पर क्या हो रहा है फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी आ जा रहा है ठीक है तो फर्स्ट केस में तो सिंपल है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका आंसर डिक्रीज हो रहा है फिर कांस्टेंट हो जा रहा है क्यों कांस्टेंट हो जा रहा है क्योंकि उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ जा रहा है डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट प्ले करता है देन उसमें कांस्टेंट हो जा रहा है देन फिर अगेन इंक्रीज हो जा रहा है क्यों इंक्रीज हो जा रहा है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी हो जाता है क्योंकि सब डी ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उसमें रिपल्सन भी स्टार्ट ठीक है देन आयनेशन एनर्जी और आयनेशन एंथैल्पी आयनेशन एनर्जी क्या है इन अ ट्रांजिशन से द आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सेम ऐसे ही है जो पहले पढ़े थे जो आयनेशन एनर्जी ट्रेंड होता है क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है ठीक है क्यों क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो उसमें अट्रैक्शन बढ़ता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगता है इस कारण से आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होता है क्लियर
देन क्या है, द हाई वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी ऑफ जेडन इज ड्यू टू सिमेट्रिकल एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि जबकि हम लोग तो इसके पहले पढ़े जो उसमें रिपल्सन होता है तो इजीली रिलीज हो सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इसमें क्या है, ये कम्प्लीटली फील्ड मतलब कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, इस कारण से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस कारण से ये इसका सबसे ज़्यादा 900 तक इतना ज़्यादा आयनेशन एनर्जी बढ़ी। क्लियर। देन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पर जैसे दिया गया है आयरन का, आयरन +2 भी है, +3 भी है, ठीक है। देन कॉपर का भी दिया गया है, +1 भी है, +2 है, ठीक है। इसमें जैसे +3 इज मोर स्टेबल, जनरली ज़्यादा कंपाउंड जो भी स्टेबल फॉर्म में मिलता है तो +3 स्टेबल, मोर स्टेबल होता है, क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड है, हम लोग देख रहे हैं। तो इस कारण से ये +2 के कंपैरिजन +3 हाफ फील्ड है, तो वो मोर स्टेबल। उसी तरह कॉपर 1 मोर स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। हाँ, ये सभी एलिमेंट्स का दिया गया है कितने कितना तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे सबसे ज़्यादा क्या है, मैग्नीज शो करता है, ठीक है। Most common oxidation state of first transition element is +2, which is due to the loss of 2 4s electron। ठीक है, 4s इलेक्ट्रॉन आटोमोस इलेक्ट्रॉन है, वो उसके लॉस के कारण होता है, इसलिए सबसे कॉमन क्या है, +2, सब में है, देख सकते हैं। दिन क्या है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, विच इज अ मैक्सिमम इन द मिडिल एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैंगनीज में है, ये D5 होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या, सब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, फिर उसमें फिर घटते जाते हैं, ठीक है। देन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड अपॉन हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल, ये तो पता ही है, जो कौन सा स्टेबल फॉर्म होगा जो जिसमें उसका हाफ फिल और फुल फिल सिमेट्रिकल रहेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। देन क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ ए ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट विद विच द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म द कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उसमें कौन सा लिगेंड है या फिर किसके साथ उसका बॉन्डिंग है, उसके ऊपर भी बहुत समय वो स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर परमैंगनेट है, क्रोमेट है, डाइक्रोमेट है, तो इसमें क्या है, ये मेनली ऑक्सीजन के साथ होता है, जो मतलब हाईएस्ट जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ही बॉन्डिंग करता है। ठीक है, सपोज ये जो +7 +6, ये इसमें जनरली ये लोग फ्लोराइड हो सकता है, कंपाउंड जो भी कंपाउंड होगा, इस एलिमेंट का जो भी कंपाउंड होगा जनरली फ्लोराइड्स और ऑक्साइड होगा, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। देन कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ये तो पता ही है, जो वेरिएबल कलर मतलब डिफरेंट फैसिनेटिंग कलर, बहुत कलरफुल होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, हाईली कलर्ड हो रहा है, ये सोल्यूशन में भी देख सकते हैं हम लोग, सब एलिमेंट्स का बहुत सुंदर सा कलर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दिया है टाइटेनियम 3 कंपाउंड, ठीक है, Ti3+ का ये कॉम्प्लेक्स का, इसका कलर, इसमें क्या है, हम लोग अगर टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, टाइटेनियम हो जाता है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर नियम S2 3D2, यही होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर टाइटेनियम 3 है तो आ जाएगा 3D1, क्योंकि आउटरमोस्ट पहले यहाँ से 2 निकलेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो 3D1, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3D1, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसलिए लिखा है देयर इज 1D इलेक्ट्रॉन इन टाइटेनियम 3 कंपाउंड, दिस कंपाउंड एब्जॉर्ब लाइन इन 493 nm, ये जो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, जो एब्जॉर्प्शन कब है, जब इसका स्प्लिटिंग होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स के साथ, इसका 3D1 होगा। ऐसा डी है, जब लिगेंड फील्ड में होगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा।
ठीक है, D1 यहाँ होगा। तो ये जो है यहाँ पर इक्वल होना चाहिए डेल वैल्यू, इसके साथ जब इक्वल होगा, जब रे पास होगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा रेंज में एब्जॉर्ब करता है? 493 ANM वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, विच कॉरस्पॉन्ड टू ब्लू ग्रीन, ये जो 493 NM है, जो हम लोग सर्कल पढ़े थे, जो कलर का डिफरेंट, उसमें क्या है, वो किस रीजन में पड़ता है? ब्लू एंड ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो रेस्ट इसका जो कलर होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर में ये किस कलर का दिखेगा? रेडिश वायलेट। ये हो गया रेडिश वायलेट कलर, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रेडिश वायलेट। ठीक है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब क्या कर रहा है? ब्लू ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसका कितना वेवलेंथ में रेंज होता है? 493 NM रेंज में होता है। देन इस कारण से इसका कलर किस कलर का होता है? रेडिश वायलेट। हाँ, ये दिया गया है डिफरेंट आयन, देख सकते हो हम लोग, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जैसे D4 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके लिए इसका कलर क्या है? ना तो वो डी ट्रांजिशन देगा, ना इलेक्ट्रॉन जंप होगा, तो इस कारण से ये कलरलेस। D10 में भी सब पेयर्ड है तो वो भी जंप नहीं होगा, ट्रांजिशन नहीं बनाएगा, तो इसलिए ये कलरलेस है। उसी तरह D1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रेडिश वायलेट। वेनेडियम 3+ का D2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रीन इन कलर है। उसी तरह इसका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम 3+ एंड वेनेडियम 2+, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कलर भी ऑलमोस्ट सेम देना। ठीक है, इस तरीके से ये देखना, पूरा टेबल देखना है जो इसमें सेम कलर का मतलब डिफरेंट आयंस है, उसका क्या क्या कलर हो रहा है। The color mainly depend on the transition metal ion and its oxidation state and the type of ligand present in it. ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, जैसे वेरिएबल यहाँ पर वेनेडियम 3+ है, वेनेडियम 2+ है, दोनों का कलर अलग है, एक में ग्रीन है, एक में वायलेट है। तो उसी तरह वेनेडियम 4+ में स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, फिर 5+ में येलो कलर दिख रहा है। तो डिफरेंट, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा या फिर लिगेंड, डिफरेंट लिगेंड भी चेंज होगा, तो उसके कारण से क्या होगा? इसका कलर भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है ना, लिगेंड के कारण से यहाँ पर स्प्लिटिंग वेरी होता है, इसका गैप घटता बढ़ता है, कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो गैप ज़्यादा होगा, वीक लिगेंड है तो गैप कम होगा। इस कारण से इसका कलर भी, जब वो गैप चेंज होगा तो एब्जॉर्प्शन चेंज होगा, तो उस कारण से कलर भी चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे D0 एंड D10 कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें नो D इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज नो DD ट्रांजिशन, देन compounds are generally colorless or white in color. Complexes will be colorless if no light is absorbed or if the absorbed wavelength is not in the visible region. हाँ, अगर absorption हो भी रहा है, UV रीजन में हो रहा है या फिर IR रीजन, देन फिर भी हम लोग उसको कलर देख नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारे विवग्योर के रेंज में नहीं आता, जो विजिबल रेंज है हम लोग जिसको देख सकते हैं उस रेंज में नहीं आता, तो उस कंडीशन में भी वो कलरलेस दिखेगा। और जनरली जो D0 D10 होता है वो कलरलेस ही होता है, वो नो एब्जॉर्प्शन। Then D1 and D9 system transition metal ion are colored due to DD electron transition. Electron from lower D level absorb visible light and moves to the higher D level. This is called DD transition. ये तो हम लास्ट में बताए थे, लास्ट लेक्चर में, जो कैसे, जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। ये जो DD ट्रांजिशन है, ये टेट्राहेड्रल फील्ड में दिया गया है, ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। ये D ऑर्बिटल जब लिगेंड फील्ड में, ये विदाउट लिगेंड फील्ड में ऐसे डीजेनरेट ऑर्बिटल, जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं देन क्या होता है? उसमें स्प्लिटिंग होता है। अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड होगा, 6 डायरेक्शन से लिगेंड अप्रोच करेगा, देन ये इस तरीके होगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ये है, ये गैप थोड़ा कम होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल के केस में यहाँ पर इक्वली दिया गया, लेकिन यहाँ पर ये गैप, इसमें क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं, तो इसका जो स्प्लिटिंग का गैप होगा ना, थोड़ा कम होगा, इसलिए ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। बट ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर वीक लिगेंड होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये जो गैप वेरी होगा विद लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, तो उसको DD ट्रांजिशन कहा जाता है। तो जनरली जितना भी ट्रांजिशन मेटल आयन है उसमें जनरली DD ट्रांजिशन मिलता है, या तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, यहाँ से यहाँ
ट्रांसफर होगा, और ये जो गैप का जितना गैप होगा, जितना का गैप होगा उसके हिसाब से वो एब्जॉर्ब करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दिया है निकेल का, इसमें दिया है ये टेट्राहेड्रल इंसेप्ट Cl4 है। ठीक है, ये भी है, ये ऑक्टाहेड्रल का दिया है। तो ये दोनों कलर्ड होता है, क्यों कलर्ड होता है? डी ट्रांजिशन के कारण, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है, जंप करने के लिए जो एब्जॉर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो हम लोग देख पाते हैं। देन है ऑक्सीजन इन द हाईएस्ट ऑक्सीजन। हाँ, फ्यू एक्सेप्शन है, जैसे हम लोग अभी तक पढ़े, जो D0 और D10 होगा तो वो कलरलेस होगा। बट कुछ कम्प्लेक्सेस है, जो कंपाउंड है वो D0 है, स्टिल दे आर कलर। जैसे यहाँ पर KMnO4 का अगर हम लोग देखेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 7 हो जाएगा, Mn का, मैंगनीज का ट्रांजिशन एलिमेंट है मैंगनीज, इसका प्लस Fn ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस कंडीशन में इसमें D0 होगा, नो डी इलेक्ट्रॉन, स्टिल देयर उसका कलर होता है डार्क वायलेट, डी वायलेट कलर होता है। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं वो कितना इंटेंस कलर होता है, जबकि इसमें D0 है, तो क्यों इसमें कलर होता है? उसी तरह क्रोमेट का डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें भी देखेंगे इसका क्रोमियम का क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, इसमें भी D0 है, स्टिल देयर कलर एंड डीप ऑरेंज कलर होता है। तो क्यों होता है? इसमें तो डी ट्रांजिशन नहीं है, देन इसमें कलर क्यों होता है? तो इसमें कुछ कंडीशन होता है, इसका जो कलर का कारण है मेन है चार्ज ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, द ऑक्सीजन इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आर डीप कलर, दिस इज बिकॉज चार्ज और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन टेक प्लेस टुवर्ड्स मेटल। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ मैंगनीज का पूरा वैकेंट हो गया, ऑर्बिटल नो इलेक्ट्रॉन्स, खाली है, एंड ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास हम लोग को पता है लोन पेयर्स होता है। तो क्या होगा इसमें, कंडीशन क्या होगा, ऑक्सीजन से मैंगनीज के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहीं पर जैसे हो रहा था ना, यहाँ पर क्या है, जब लिगेंड फील्ड आएगा तो लिगेंड का भी तो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, यहाँ पर लिगेंड अगर वहाँ पर 4 लिगेंड है तो 4 लिगेंड का भी तो इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो यहाँ पर क्या, ये हो गया क्या, डी, ये हो गया मेटल का डी ऑर्बिटल से है। ठीक है, मेटल के है, और यहाँ पर लिगेंड, फिर लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा 4, जैसे KMnO4 है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन का भी तो होगा ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये जंप करेगा ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ पर क्या गैप बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हायर वेवलेंथ का एब्जॉर्ब करेगा, तो इस कारण से उसका कलर काफी इंटेंस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसको कहा जाता है डी ट्रांजिशन, नहीं, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल से तो नहीं ट्रांसफर हो रहा है, ये तो लिगेंड का ऑर्बिटल, ये लिगेंड का ऑर्बिटल है, डी तो ये दोनों हो गया, यहाँ पर लिगेंड का ऑर्बिटल हो रहा है, तो यहाँ इसको कहा जाता है चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, उसी तरह मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर भी होगा जब ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का कम होगा और लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गया लिगेंड टू मेटल, मतलब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर है, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। ठीक है, तो वो क्या होगा, मेटल रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मेटल का, जब रिडक्शन होगा वो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, और अगर लिगेंड सॉरी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में रिडक्शन होता है मेटल आयन का, उसी तरह अगर मेटल टू लिगेंड में चार्ज ट्रांसफर हो तो ऑक्सीडेशन होता है मेटल का। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये हो गया दोनों लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, एक होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, मेटल आयन रिड्यूस्ड, इसमें क्या होता है, मेटल आयन ऑक्सीडाइज।
ठीक है, तो इसका कारण ये डी ट्रांजिशन नहीं है, स्टिल दे आर इंटेंस इन कलर because of charge transfer. The type of charge transfer is ligand to metal charge transfer. Yeah. Then magnetic property of transition metal, and हम लोग को पता है अनपेयर, जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट हाई होगा और वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा। तो यहाँ पर दिया गया है, टेबल दिया हुआ है, इसमें स्कैंडियम 2 जिंक का दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, इतना नंबर वन पे है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है सीरीज में वो ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, स्पिन ऑनली वैल्यू, ठीक है। बट जैसे ही लेटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखेंगे इसमें बहुत वेरी कर रहा है, यहाँ 3.87 आ रहा है और यहाँ पर 4.3 टू 5.3 शो कर रहा है, तो इसमें बहुत वेरी हो रहा है। तो इसमें क्या मेन कारण है, यहाँ पर जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जो है सीरीज में वो मेनली डिपेंड ऑन स्पिन ओनली वैल्यू, ठीक है। बट लेटर में क्या है, उसमें स्पिन के साथ साथ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी रहता है, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इसके अगर हम लोग स्पिन ओनली से कैलकुलेट करेंगे तो इसके साथ ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू डिफर करेगा, सेम नहीं होगा। इसी कारण से इसमें हम लोग देखेंगे काफी वेरिएशन। The magnetism of metal and other material are determined by the orbital and spin motion of the unpaired electron and the way in which unpaired electron align with each other. ठीक है, वो तो क्लियर हो गया। अब हम लोग डिफरेंट टाइप, जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितने तरीके का मैग्नेटिज्म होता है इसका भी थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम लोग को पता है 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक बिहेव कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट। फर्स्ट क्या होता है, डायमैग्नेटिक, देन पैरामैग्नेटिक, देन फेरोमैग्नेटिज्म, देन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। डायमैग्नेटिक हम लोग को पता है, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सबको क्लियर पता है। जो डायमैग्नेटिक क्या है, जिसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, जो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये बिहेव करेगा, ठीक है। ये डायमैग्नेटिज्म है, यहाँ पर देख रहे हैं ये मैं सब्सटेंस है डायमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वो दूर ये रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो जनरली ZnCl2 जिसमें फुल फिल है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और डायमैग्नेटिक, these ions are also diamagnetic because इसमें they have no unpaired electron, all electrons are paired in that element. देन पैरामैग्नेटिज्म में क्या है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल एंड देयर आयन हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पैरामैग्नेटिक। द मैग्नेटिक मोमेंट जनरली इसमें क्या है, ये एल कंट्रीब्यूशन, ये क्या हो गया एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर कंट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एज वाला पार्ट हो गया स्पिन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, क्योंकि दो तरीके का मोशन होता है ना, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन होता है कोई भी एटम एलिमेंट्स में, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है मैग्नेटिक बिहेवियर में। तो ये पार्ट हो गया ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ये पार्ट हो गया स्पिन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये जनरली किसके लिए एप्लीकेबल होगा, लेटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, कोई भी सीरीज के लेटर, और उसके आगे का जनरली ये वाला पार्ट नेग्लिजिबल होता है, तो उसमें ओनली स्पिन ओनली, ये जो, ठीक है, ये पार्ट को नेग्लिजिबल कर दिया, देन इससे सिर्फ कैलकुलेट करें, ठीक है। Most of the transition metal ion, the orbital contribution to magnetic moment is 0. तो in that case only spin value, ठीक है। ये दिया हुआ है कैलकुलेटेड अमाउंट, ये तो कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता हो तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। Then ferromagnetism, it is a very strong paramagnetism. हम लोग डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म क्लियर है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म। क्यों बोला गया, all the unpaired electron of metal ion at different lattices align in a particular direction parallel giving large number of unpaired. Suppose ये क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, उसमें आयरन है इलेक्ट्रॉन है और आयरन के पास इतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अगर सब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट काफी ज्यादा, मतलब क्या एक दूसरे को रेनफोर्स कर रहे
इनको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इसका सब जब तब इसमें क्या है, सुपर वेरी स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म। ये पार्ट ओनली देखेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। जब एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस को देखेंगे and उसका जब डायरेक्शन, सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन में है, देन वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा, ठीक है। और ये सब जनरली जैसे यहाँ पर क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। ये एलिमेंट्स जनरली फेरोमैग्नेटिक होता है। इसका जो सॉलिड एलिमेंट्स होता है वो, उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हिलाया जाएगा, ठीक है। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है काफी हाई होता है। देन एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या है, इसमें जस्ट उल्टा फेरोमैग्नेटिक है। उसमें जैसे सपोज इसमें ये इधर डायरेक्शन है, ये उल्टा डायरेक्शन में एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अरेंज होगा, ये इधर है फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब क्या, एक दूसरे को कैंसिल आउट करना, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म इज अ टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इन solids where unpaired electrons align themselves into opposite or anti-parallel arrangement throughout the material, so that it exhibits almost no gross external magnetism, means magnetic moment almost zero, क्योंकि एक दूसरे को तो cancel out करते रहे। In antiferromagnetic material, the magnetism from magnetic atom or ions oriented in one direction is cancelled out by the set of magnetic atom and ion that are aligned in the reverse direction, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, MnO, मैंगनीज ऑक्साइड जो होता है उसका ऐसे एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है, क्लियर। देन फेरीमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, इज वन दैट हैज पॉपुलेशन ऑफ एटम विद ऑपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट एज इन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। हाउएवर इन फेरीमैग्नेटिक मटेरियल the opposing momentum are unequal and a spontaneous magnetization remain. This happen when the population consists of different material or ion। सपोज यहाँ पर जैसे यहाँ पर सब Fe3 है ना, यहाँ पर अगर हम लोग Fe2 कर दें तो उस केस में क्या है, 4 होगा, 4 होगा ना, यहाँ पर 6 D6 हो जाएगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो फिर क्या होगा, कैंसिल आउट, यहाँ पर 5 है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हो, ये भी सेम बिहेव कर रहा है एज इन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, मतलब एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, 5 इस साइड है, 4 इस साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक तो बच रहा है ना। मतलब इसमें फेरोमैग्नेटिक के जैसे उतना मैग्नेटिक एक मोमेंट उतना हाई नहीं होगा, लेकिन कुछ रहेगा, एकदम कंप्लीटली डिमिनिश नहीं हो रहा है। जैसे एंटी फेरल में क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या, कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, बट इस कंडीशन में नहीं, क्योंकि इसमें 4 उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, स्टिल यहाँ पर एक बच रहा है, ठीक है। तो मतलब इसमें होगा लेकिन कम होगा। इसलिए मैग्नेटाइट जो है आयरन जिसमें 2+ एंड 3+ है वो फेरी मैग्नेट होता है। मतलब एक दूसरे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की तरह ही उसके अरेंजमेंट होगा, लेकिन कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि दो तरीके के आयन है तो दोनों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा, इस कारण से कैंसिल आउट होगा भी, लेकिन स्टिल उसमें कुछ रह जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे अगर, यहाँ पर जैसे मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस दिया, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक यहाँ पर जीरो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऑल पेयर्ड है, ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ऑपोजिट मतलब रिपेल कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में इसमें देखो सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन रैंडमली अरेंज है। जब फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है तो क्या कर रहा है, उसको उसी के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है, रेनफोर्स कर रहा है, ठीक है। इसमें अपोज कर रहा है, इसमें रेनफोर्स कर रहा है, ठीक। इसमें क्या है, फेरोमैग्नेटिक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अरेंज मतलब डिफरेंट डोमेन है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस है तो डिफरेंट डोमेन है, ठीक है। उसमें ऐसा है, जब मैग्नेटिक फील्ड दे रहे देन सब एक ही डायरेक्शन में है, मतलब काफी ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट काफी ज्यादा है, ठीक है, सब अनपेयर। फेरी मैग्नेटिक दिखाया, इसमें क्या है, इसमें देखो एक छोटा, मतलब इसमें अनइक्वल दिखा रहा है, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अलग होगा ना, Fe2 है, Fe3 है, दोनों का अनपेयर इलेक्ट्रॉन अलग है, देन मैग्नेटिक मोमेंट अलग होगा, तो इसमें एक बड़ा एंड छोटा, इसको मतलब समझाने के लिए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें
दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये कंपैरेटिवली छोटा है, इस मतलब कम है, तो इस कारण से कि इसमें थोड़ा मैग्नेटिज्म रहेगा, एकदम कैंसल आउट, जीरो नहीं होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक में देख रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं दोनों एक दूसरे के बराबर है, कैंसल आउट हो जा रहा है, ठीक है, मतलब इसमें जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाए। क्लियर? 5 तरीके का मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर क्लियर होंगे। देन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये तो हम लोग लास्ट लेक्चर में भी पढ़े, जो ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, वो जनरली कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स देते हैं। इसका क्या मेन कारण है? क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल का टाइम, जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहे हैं तो साइज भी काफी स्मॉल होता है, तो कम्प्लेक्स बनाने में बेहतर होता है। देन हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी हाई होता है, हाई चार्ज डेंसिटी और आयनिक पोटेंशियल, एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है क्योंकि जब लिगेंड के साथ बॉन्डिंग होगा तो उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल का जरूरत, ठीक। तो मेटल्स आयंस जनरली बिहेव एज लुईस एसिड, क्योंकि केटायन होता है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं किससे, लिगेंड से, तो सो लिगेंड्स बिहेव एज लुईस बेस। Hence, metal in different oxidation state form complexes with different ligand in different coordination. ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर उसका चेंज होगा, नंबर ऑफ लिगेंड भी चेंज होगा, तो अगर नंबर ऑफ लिगेंड चेंज हो रहा है तो उसका प्रॉपर्टीज भी काफी चेंज हो जाएगा, कलर एंड ऑल सब कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से, ऐसा हम लोग और भी कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जो पढ़े हैं बहुत तरीके का कॉम्प्लेक्स हम लोग उसमें भी पढ़े हैं, ठीक है। देन कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, ये भी लास्ट लेक्चर में बताया गया, जो बहुत तरीके का ट्रांजिशन मेटल है जिसको एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, मेटल कैटलिस्ट, यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे हेवर प्रोसेस में, ये लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दिया गया था, ठीक है। तो सिंपल, ये हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का कंप्लीट। देन इसका बाइनरी कंपाउंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइनरी कंपाउंड्स पढ़ेंगे। थैंक यू।